सर इसमें तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। करो, शेयर करो। सर कर ही रहे हैं हम लोग, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। The graph represents the portion of the body falling vertically that is the speed. Falling vertically. हो रही है स्क्रीन शेयर? हो रही है सर। जी, which graph represents the motion of a body falling vertically that reaches a terminal speed? सर बी। Why not A, C and D? सर ये नहीं पता, बस बी दिखने में सही लग रहा है। A में स्पीड बढ़ रही कम हो रही है? सर ए में स्पीड कम हो रही है। अभी भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करता है तो उसकी स्पीड कम नहीं होती। जी सर। ठीक है, जी सर। सी और क्यों फिर नहीं है? सर इसमें भी स्पीड, पहली बात इसके अंदर स्पीड कम हो रही है और टाइम। इसमें स्पीड कम भी हो रही है और जीरो भी हो रही है आगे जाके। जी सर। टर्मिनल वेलोसिटी में स्पीड जीरो नहीं होती। जी सर। डी क्यों और नहीं है? डी क्यों नहीं है? सर इसमें स्पीड जीरो से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट तो जीरो से ही होनी होती है। ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप करते हैं आप, इनिशियल स्पीड जीरो होती है। एक मिनट से सोचने दें। इसमें आगे जाके देखें ग्रेडियंट इन्फिनिट है या नहीं है। सर ग्रेडियंट इन्फिनिट है कि नहीं है? सर पता नहीं, सर आप समझाए ना। ग्रेडियंट इन्फिनिट है, वर्टिकल लाइन। जी सर। इस पार्ट की बात करें। अच्छा हाँ सर, होगा ग्रेडियंट। इन्फिनिट ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इन्फिनिट है और जी सर। टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होती है, इन्फिनिट नहीं होती। यस सर। आंसर क्या है इसका? सर आप बताएं आंसर, आपको कौन सा लगना है? मेरा आंसर बी लग रहा है। सर मुझे भी बी लग रहा है ना, बस सही है ना। Gradient of speed time graph is acceleration. Terminal speed means resultant force is zero, so no acceleration. And this is shown by graph B. Next. An object is falling under gravity. What is happening to its speed? Terminal velocity. Sir D, the speed is staying constant. Speed is staying constant. जी सर। Speed constant हो रही है, speed increase हो रही होती है। सर इंक्रीज होगी ना सर? गलत जवाब, कांस्टेंट होती है। उमर का सही जवाब। ओके। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। जी सर। So it is staying constant. Yes sir. Read Two this. men jump out of an airplane at the same time. One of the men why is that? सर ये वाला आसान है। एक मिनट। Sir C, the parachute experience greater air resistance because the surface area of the parachute is greater than the surface area of the man freely falling. बेहतरीन। जिसको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी उस पर रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। कम हो गई। सही है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी कम होगी। जी सर। इसी वजह से वो जो है एट अ लोअर स्पीड ड्रॉप कर रहा है। तो आंसर इज सी।
मूविंग फास्टर का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जी सर। सर कोई बुक निकालनी है? नहीं, फिलहाल तो उसी में से रीड करना और साथ साथ पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन पढ़ें, जो आपको समझ आता है आप आंसर दें। समझ आ रहे हैं यहाँ तक जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं? जी सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड टाइम ग्राफ सर इसका डी है। जी सर। क्यों, रीजन क्या है? बी क्यों नहीं? सर बिकॉज सर बी में तो वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, और डी में वो टर्मिनल वेलोसिटी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है। और डी पे एक्सेलरेशन कितनी है? सर डी पर एक्सेलरेशन 0। जीरो एक्सेलरेशन। वेरी गुड। सी नहीं 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 ओए, डज नॉट रिबाउंड लिखा हुआ है, सही है ना? जी सर। सर या तो सी है या फिर डी है। सर डी। डी में डीसेलेरेट कर रहा है, सी में एक्सेलरेट कर रहा है। फिर से सी। बाकी स्टूडेंट्स बताएं। क्योंकि सर ए में तो आगे जाके वो लाइन खत्म ही नहीं हो रही ना, वो अभी भी चल रही है। इट हैज नॉट हिट द ग्राउंड अगेन। और सर बी में वो बी में क्या हो रहा है? सर स्टोन की स्पीड कांस्टेंट है और फिर सर एकदम से वो रुक जाती है। स्पीड कांस्टेंट कब होती है? जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाए ना। जी क्या सर। स्टोन टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर सकता है? सर क्यों नहीं कर सकता? When it is dropped from a top of a ladder, लैडर बहुत ऊंची होगी या बहुत जमीन से ऊंची मतलब बता, तो क्या लैडर जितनी हाइट काफी है स्टोन को टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने के लिए? नहीं सर, तो इसलिए बी भी नहीं होगा, सी होगा आंसर। स्टोन टर्मिनल वेलोसिटी रीच पता है कब करता है? जब आप उसको बहुत हाइट से ड्रॉप करें, जैसे आप एरोप्लेन से स्टोन फेंक। सही लेकिन है। सर ऐसे काम करने के लिए आप जेल भी जा सकते हैं। स्टोन को, क्योंकि स्टोन का वेट बहुत ज्यादा है ना, तो इट विल रिक्वायर मोर एयर रेजिस्टेंस व्हिच इज। सर ये भी डिपेंड करता है ना सर कि स्टोन का वेट कितना है। स्टोन का वेट चाहे आप कितना भी कम रख लो, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जितने एयर से वो इन कांटेक्ट होगा ना, उसके हिसाब से उसको अपने वेट के कंपैरेटिवली एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए। जी सर। सही है, मतलब इफ यू आर ड्रॉपिंग स्टोन एंड अ पेपर, व्हिच वन इज मोर लाइकली टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन लेस डिस्टेंस कवर्ड? आंसर विल बी सी। तो फिर आंसर क्या है इसका? बाकी लोग तो बता नहीं रहे, सिर्फ साइन इन होकर छोड़ दिया है। सर मुझे लग रहा है साइलेंट दो होकर चीजें नहीं इसमें लिखी हुई है, स्टोन। सो गए सारे। स्टोन का मतलब नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर रेजिस्टेंस स्टोन को ना होने के बराबर इफेक्ट करेगी। जी सर। सर अयान आके चला गया। पता तो नहीं। भाई मैं इधर ही हूँ। अच्छा सर वो कोई और भी था टीसीएस वाली आईडी से, वो भी चले गए। That's the only four सर sections. Wait, yes. सर सी आंसर होगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम किसने कहा? किसने? नाम तो बताएं। सर पता नहीं। ठीक है जी, तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर सी है। सी। सी फॉर कैट। यस। और रीजन क्या लिखा हुआ है नीचे? स्टोन पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। आपको रात का ठीक है। और hence constant acceleration during fall and stops just after touching the ground.
ये अच्छा Sir, क्वेश्चन। stationary balloon is initial acceleration, downwards acceleration is 10 meters per second square. Figure 1.1 shows the उमर आपका माइक बंद हुआ है। सर सर हम Yes. बस में ये बताएंगे ना कि इसकी एक्सेलरेशन 10 क्यों है, क्योंकि हमने इसके W नहीं F mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो ma सॉरी F, yes, उसमें A को सब्जेक्ट बनाओ। A को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर F डिवाइड वो m डिवाइड बाय F और फिर आंसर क्या आ कर रहे जाएगा हो? 10। एक मिनट दोबारा बताओ। A को सब्जेक्ट बना के क्या इक्वेशन बनेगी? A को सब्जेक्ट बनाया, हम्म, F अपॉन m बनेगा या m अपॉन F? F अपॉन M बनेगा। F अपॉन M। राइट, तो F को डिवाइड कर देंगे m से, फिर आ जाएगा 10। तो यही चीज एक्सप्लेन करनी है नीचे। तो सर आवाज आ रही है? Yes. हाँ आ रही है। उमर क्या आंसर होगा इसका? सर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट। पढ़े। Skydiver jumps from station balloon is initial. सारा इसमें ये रेजिस्टेंस नहीं है क्या? सर आसान है जवाब, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे बताएं फिर क्या करेंगे। सर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग इसकी मास और उसका वेट कंपेयर करेंगे, तो फिर 600 न्यूटन इज इक्वल टू मास 600 न्यूटन इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय a, और फिर हम लोग सही है। नीचे आसान से निकालेंगे, जब 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा लिख देंगे हेंस तो A 10 आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। प्रूव। अब मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या इसमें एयर रेजिस्टेंस कर रही है नहीं कर रही? कर रही है सर। तो फिर तो तुम तो 600 ही लिख रहे हो सिर्फ फोर्स में। सर वो टर्मिनल वेलोसिटी पर होगा। टर्मिनल वेलोसिटी पे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है, एक्सेलरेशन 0 होती है, 10 थोड़ी होती है। इनिशियली समझाएं। मैं बता देता हूँ, इनिशियली एयर रेजिस्टेंस 0 होगी। स्टेशनरी बलून लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर। स्टेशनरी का मतलब क्या होता सर मतलब वो एक जगह पर फिक्स पोजीशन पर है। हुआ है ना? तो जी सर। मुझे बताओ कि जब ये स्काई डाइवर जंप करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? इनिशियल स्पीड पता नहीं सर। 0। 0 होगी। स्टेशनरी बलून से छलांग लगाइए। स्टेशनरी सर स्टेशनरी का ये थोड़ी, सर मगर जमीन पर है बलून। नहीं, हवा में है लेकिन स्टेशनरी है। तो सर जब वो उससे कूदेगा बलून से तो फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी। वो तो बढ़ेगी बाद में ना, मैं कह रहा हूँ इनिशियली जैसे उसने छलांग लगाई इनिशियल। जैसे हाँ फिर सर 0 होगी। जब स्पीड 0 होती है तो एयर रेजिस्टेंस कितनी होती है? सर जब स्पीड 0 होती है तो फिर एयर रेजिस्टेंस भी 0 होगी। तो फिर उस वक्त इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होगी जो इस ऑब्जेक्ट इस स्काई डाइवर का वेट होगा, इसलिए आपने एफ की जगह 600 लिखा है। अच्छा, so sir we will say that his initial speed will be 0, hence we will take the downward force as 600 newtons, and then use the formula force is equal to mass into acceleration, and the result will be 10 meters per second, hence it is proved. मैंने क्या लिखा वो पढ़े?
acceleration is the ratio of resultant force and mass. A acceleration is equal to force upon mass. Since there is no air resistance initially because the diver was at rest, hence the resultant force is only weight of diver A is equal to F upon M is equal to 600 upon 60 is equal to 10 meters per second square. समझ आया आ गया सर सबको? सर सबका तो मैंने सर लेकिन Yes. इसमें आपने ये क्यों लिखा है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस? ये जो F है क्योंकि ना, F, डाइवर जब ये जो F है ना, जी इसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू लिखने से पहले हम देखते हैं कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. तो अगर आप उसमें 600 लिख रहे हो ना, तो उसका मतलब है आप कह रहे हो वेट के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. तो आपने उसका रीजन देना होगा क्यों नहीं कर रही, जबकि एयर रेजिस्टेंस तो होनी चाहिए ना उसमें. जी तो क्योंकि हम इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो इनिशियली देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद स्पीड. इनिशियल स्पीड ऑफ द डाइवर इज 0. सर तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी था. पार्ट बी. ये एयर रेजिस्टेंस होगी ना, अपवर्ड अपवर्ड जो एक्सेलरेशन है. सही बोल रही हूँ. क्वेश्चन पढ़ो. When the parachute opens, the skydiver experiences an upward acceleration for a short time. Explain why. Sir, because since the surface area of the diver has increased, we said the air resistance will also increase and exceed the downward force. वेरी गुड. ठीक है. कौन सी फोर्स ज्यादा हो गई, अपवर्ड या डाउनवर्ड? Upward side. तो रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है? Opposite to the direction of motion होती है. तो वो एक्सेलरेट कराएगी, डीसेलरेट कराएगी? Sir, decelerate करेगी. और इसी वजह से उसको एक अपवर्ड पुश मिलेगा. थोड़ा सा लिखा हुआ है ना यहाँ पे. Yes, sir. Air resistance is greater than weight, so the resultant force is opposite to the direction of motion. That's why he decelerates. Clear है? यहाँ तक clear है? Yes, sir, it's clear. जी next. Read करने होगा. Yes, sir. The total force of air resistance on the skydiver and open parachute changes with their speed as shown in figure 1.2. After the parachute opens, the skydiver slows down to terminal velocity. The weight of the skydiver is 600 newtons. Using figure 1.2, determine the terminal velocity of the skydiver. ठीक. सर ग्रेडियंट होगा ना, तो सर सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट ले लूंगा. मेरे लिए वो पॉइंट होगा सर 100,2. अच्छा. नहीं 2,100. सॉरी सर. मुझे एक बात बताओ उमर, ये ग्राफ पे y सॉरी सर. सॉरी सर. सर ये तो स्पीड और वो वाला ग्राफ है. स्पीड एयर रेजिस्टेंस. सर जब ये ग्राफ स्पीड बता रहा है तो फिर हमने क्या निकालना है? टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है. टर्मिनल वेलोसिटी सर ये कैसे निकालेंगे? डिफाइन करेगा कोई? टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं? Sir, the point at which air resistance and downward नहीं, upward force and resultant force नहीं downward force and resultant force become equal on a free falling object. गलत गलत. दोबारा बताओ. सर ये हमेशा मैं इस वाले डेफिनेशन में गलती करता हूँ. स्कूल में भी यही होता है मेरे साथ. यस सारा, टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. और क्या जानती हैं आप इसके बारे में?
एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0 0 रिजल्टेंट फोर्स कितनी होती है? 0 नहीं 0। हाँ, 0 हमेशा याद रखना, जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग या नहीं? सर बिल्कुल याद जी। रखेंगे, भूलेंगे ही ठीक है। नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं कांस्टेंट स्पीड को ना, कांस्टेंट वेलोसिटी को। ये सारा ने बता दिया। ठीक है, फिर जैसे ही सारा से मैंने पूछा एक्सेलरेशन कितनी होगी, सारा ने कहा 0। फिर मैंने जैसे ही पूछा रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, तो आप लोगों ने क्या बोला? 0 0। 0 ये तीन बातें होगी। जी सर। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर जी। रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक सर 1 फोर्स ना। अगर उम्र एक फोर्स होती है ना, तो कभी भी ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं नहीं होता। सर, दो 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 फोर्सेस लग लग रही रही है ना, एक एक एयर रेजिस्टेंस और एक वेट। वेरी गुड। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वेट और एयर रेजिस्टेंस में से ज्यादा कौन सी है? एयर रेजिस्टेंस। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वेट और एयर रेजिस्टेंस में से ज्यादा कोई भी नहीं है, दोनों बराबर है। बराबर है। सर मैंने भी तो ये बोला था, दे बोथ इक्वल, दे विल बिकम बोथ इक्वल। आपने इक्वल किसको कहा पता है? आपने कहा रिजल्टेंट फोर्स एंड वेट आर इक्वल। ये आपने बोला, रिकॉर्डेड क्लासेस सुन लेना दोबारा से। सॉरी सॉरी अब शुरू से करते हैं। पहली बात क्या बताई थी सारा ने? सर दैट द स्पीड विल बी कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात? सर दैट द एक्सेलरेशन विल बी 0। तीसरी बात? नहीं यार। रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। विल बी 0। तीन बातें हो गई। चौथी बात, यस अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? नंबर ऑफ फोर्सेस बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर फोर्सेस 8 ही होते हैं। 8 8 की 8 एट अ टाइम लग जाती हैं हर ऑब्जेक्ट में ना। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर 8 फोर्सेस सर लगती तो हैं। लगेंगी ना। क्योंकि हमने पढ़ी 8। आपने कहा 8 9 10 भी हो सकती हैं, तो मैंने तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि 8 बोला फोर्सेस ही होती हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर, और फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ बता दें इसमें से। आपने बोला सर तो 8 लगेंगी क्योंकि 8 बताई थी आपने। जी सर नहीं, वही। नहीं मेरा सर कहने का मतलब है 8 8 कौन सी मैक्सिमम होती फोर्सेस हैं। लग रही? समझ बताएं आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ 2 फोर्सेस लगेंगी। 2 फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। उन फोर्सेस के नाम बता। सर एयर रेजिस्टेंस हम्म, और बंदे का वेट। ठीक है। इन दोनों में से ज्यादा कौन सी होगी? सर कोई भी नहीं, दोनों। बराबर। वेट कितना है इस बंदे का? 600 न्यूटन। तो इस पे एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी? 600 न्यूटन। ग्राफ में 600 कहाँ है? सर ग्राफ में 600 है 5 पर 5 मीटर पर सेकंड इज द टर्मिनल। 5 खत्म हो गया क्वेश्चन। सर ये 720 कहाँ से आ गया? सर ये 720 नेक्स्ट पार्ट का था ना। ये छोड़ दें। ये मुझे बताएं, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? सर टर्मिनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। समझ आया? 5 मीटर पर सेकंड क्यों है? जी सर बिल्कुल समझ गया, क्योंकि देखें एयर रेजिस्टेंस और उसका वेट इक्वल हो गए हैं टर्मिनल वेलोसिटी पर, और जिस पॉइंट पर उसका वेट 600 न्यूटन है और रेजिस्टेंस भी 600 न्यूटन है, तो हम लोग ग्राफ पे जाएंगे, हम लोग देखेंगे एयर रेजिस्टेंस कहाँ पर 600 न्यूटन है, और फिर हमें पता चल जाएगा जहाँ पर 600 न्यूटन की लाइन बन रही होगी वहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस को देख लेंगे, वहाँ पर 5 है मीटर पर सेकंड आंसर, तो आंसर 5 हो जाएगा। बेहतरीन। ठीक है जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। After the parachute opens, the skydiver slows down to terminal velocity. The weight of the ये तो कर लिया, पार्ट 2। पार्ट 2 calculate the resultant force on the skydiver when its speed is 5.5 meter per second. अब 5.5 पर एयर रेजिस्टेंस कितनी है?
720. 720 सही है। अच्छा एयर रेजिस्टेंस 720 है, वेट कितना है? वही 600 न्यूटन की होगा, वेट तो चेंज नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 120। वेरी गुड। अगर रिजल्टेंट फोर्स 120 है, अब मैं आगे सवाल कर रहा हूँ आपसे आगे, सही है ना? जी सर। अगर रिजल्टेंट फोर्स 120 है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी कैलकुलेट करें। ये सवाल इससे आगे है, यहाँ नहीं ना लिखा। मार दिया बाद में। क्या हुआ? सारा आपकी आवाज आ रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा। सर मुझे लग रहा है नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा हो सकता है कि चाय नहीं मिली हो, मतलब नहीं सर सॉरी, मुझे पता ही ना माइक खुला हुआ था, सॉरी। अच्छा जी, सर यहाँ तक एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। 120 न्यूटन तो आ गई ना रिजल्टेंट फोर्स। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सर 2 मीटर पर सेकंड होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 120 डिवाइडेड बाय 600 होगा ना, जो सॉरी 60 होगा ना, तो 60 2 आ होगा। गया। ये बिल्कुल आ गया। एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन है? सर ये होगी डिसेलरेट करेगा ऑब्जेक्ट पहले। क्योंकि सर ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, ज्यादा है। 720 है ना अपवर्ड फोर्स, जी सर। और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? $600 न्यूटन है डाउनवर्ड फोर्स वेट। जी सर। अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है? सर अब डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गई, जी सर। तो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी? सर कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मुझे बताएं, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है या वेट ज्यादा है? सर वेट। वेट 600 है, एयर रेजिस्टेंस 720 है। नहीं सर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है? अपवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स 120 न्यूटन आई है। सर डाउनवर्ड। क्या हो गया? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। देखो स्टेप बाय स्टेप सवालों के जवाब दिया करो ना, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सही? सही है सर। वेट कितना है? सर वेट इज 600 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस कितनी है? 720 न्यूटन। कौन सी फोर्स ज्यादा है? अपवर्ड। यहाँ तक हो गया। अब ये गलत, अब नहीं आगे गलत करना चाहिए। जो बात बता दो फिर उसको गलत नहीं करना। नहीं है सर। मैं लिख रिजल्टेंट भी रहा फोर्स, हूँ। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 120 न्यूटन। किस तरफ, ऊपर या नीचे? ऊपर जा रही है। ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? स्काई डाइवर है ना, नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जाने से। नीचे जा रहा है। सर सही क्या है। पता उसके पास जेट पैक हो। अभी चलो मजाक नहीं करो, सही है, सुन लो। ठीक है सॉरी। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? सारा सर आवाज आ रिजल्टेंट फोर्स 120 न्यूटन है। 120 न्यूटन है। अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर अपवर्ड है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे। एक्सेलरेट कराएगी डिसेलरेट कराएगी? डिसेलरेट कराएगी। तो ये जो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, ये एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन? सर ये जो हमने 2 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट किया है डिसेलरेशन है। वेरी गुड। अभी स्पीड कितनी है स्काई डाइवर की? सर अभी स्काई डाइवर की स्पीड इज 3.5 मीटर पर सेकंड। 5.5 है ना, एक सेकंड के बाद हो जाएगी 3.5। जी सर। ये बात समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। वेरी गुड। बट यू आर सो इंटेलिजेंट। सर आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट। दिस इज ओनली Yes, केस you are. ओके। Yes, you are. अच्छा सर। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सर करते जाते हैं बस। मैं अब तो मैं गलतियां नहीं करूंगा इंशाल्लाह। मजा आ रहा है आप लोगों को या नहीं? सर आ रहा है। जिन लोगों को आता होगा उनको मजा आ रहा होगा, बाकी लोगों के सर सर में बाकी दर्द। सारे कहाँ हैं? बाकियों से किससे बात करनी है तुमने, ये तो बताओ। सर अगर यार कोई बोल रहे हैं बाकी सब आएंगे फिर मैं कुछ अच्छा करूंगा फिर कोई तारीफ करेगा। पढ़ाई से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताएं। नो नो सर आप पढ़ाएं बस। किसी की याद तो नहीं आ रही?
क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा याद अगर किसी की आनी चाहिए ना तो वो मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। जी सर, जी सर। A plumber measures as accurately as possible. सर मक्खन वाला सवाल है। The length of the नहीं सर सी है। सर जी हाँ सी है। वर्नियर कैलिपर से हम लोग उसका ये तो पास्ट पेपर में भी था। और लेंथ किससे लेंगे? रूलर से, क्योंकि 80 सेंटीमीटर की लेंथ है। और रूलर इज एक्यूरेट टिल 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन? सर सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर क्वांटिटी शोन? सर बी। जी सर, लेटेंट हीट इन जूल्स। हीट जो है वो एनर्जी होती है, जूल्स में मेजर करते हैं, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है, प्रेशर का होता है पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेट का न्यूटन होता है, केजी लिखा हुआ है। ठीक है जी सर। सर टर्मिनल वेलोसिटी ना तो ए जीरो होती है ना एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग हिज फॉल लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हिज सर फॉल। सी नहीं डी डी सारी बता दी, ए बी डी कोई रह नहीं गया। सर बी डी है बी पक्का। बी डी 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 है डी भाई। डी एक फॉर मिनट, आलिया अयान को बता, अयान ने सही आंसर बताया। अयान बी है तो क्यों है? जी सर। बी क्यों है? सर क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है सर, विद टर्मिनल वेलोसिटी। आप लोगों ने सुना कि रीजन क्या है इसका, कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा था तो 100 लिख देते इसको। नहीं सर, मैं रीजन बताऊं सर? जी जी बता दे प्लीज, खुदा के वास्ते। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 होती है। हो अच्छा। सर पता नहीं है। सर अब मुझे भी लग रहा है मैंने गलत जवाब दिया है। डी। जब सबका बताता हूँ, आप बताएं जरा। उमर आपने क्या आंसर बताया था? सर स्टार्टिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिक्रीजिंग टू 0 मीटर पर सेकंड। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन सर है? देखें जब वो कूदेगा तो फिर उसकी स्पीड इंक्रीज, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तब तक एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। सर एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, 10 से 0 हो रही है, तुम कह रहे हो ऑप्शन में, और कह रहे हो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर 0 हो गई। बढ़ गई। हाँ सर कम हो रही है ना क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। मैं एक्सेलरेशन को एयर रेजिस्टेंस कर रहा था। जल्दी से अपना आंसर रिपीट करें। सर देखिए सर जब बंदा जब वो स्काई डाइवर कूदेगा ना उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो जैसे जैसे सर इनिशियल 10 क्यों होगी? सर इनिशियल 10 क्यों होगी? सर सर नहीं, क्योंकि सर अयान ने जो बोला सर ग्रेविटेशनल स्पीड स्ट्रेंथ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज नॉट द रीजन। सर एक बात बताओ सारा आप बताएं। सर, ये जो स्काई डाइवर है वो तो रेस्ट से फॉल कर रहा है ना, तो पहले जीरो पे होगा ना। रेस्ट है तो जीरो ही होगा। 0 इनिशियल स्पीड होगी ना, ठीक है। तो फिर जब वो फॉल करेगा तो इंक्रीज हो जाएगी ना एक्सेलरेशन। तो तुम्हारा आंसर सी है इसके हिसाब से। पता है सर, लेकिन बी या सी में से हो सकता है। पहले ऑप्शन तो अच्छा बताओ सर, फिर। बी कैसे आप बताएं? मैं तो बोला ही नहीं है बी है। मैं तो तुम्हें कह रहा था, तुम कह रहे थे तो तुमने आंसर बता रहा था। मेरा आंसर डी है। सर तो उमर का भी आंसर डी है, बस उमर सही है। लेकिन उमर ने जब तक रीजन नहीं बताना सही, तब तक हम आंसर को सही नहीं। सर बर्रो का आप रीजन बता दे बस प्लीज। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली जैसे कि अभी सारा ने बताया कि रेस्ट से फॉल करेगा, तो इनिशियल स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? जीरो। एयर रेजिस्टेंस कितनी है? अच्छा सर मैं समझ गया। सर उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी लेकिन उसकी स्पीड 0 होगी। यस। फिर वो 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड पे आएगा और फिर एयर भी बढ़ती जाएगी ऐसे करके। और फिर एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। सब नोट्स में भी लिखवाया है, आप लोगों ने देखा। सर नहीं, मैंने नोट्स साइड पे रख दिए हैं, अभी मेरा तो आंसर कितना है इसका? आंसर क्या है इसका? डी। 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 A car accelerates through traffic lights for 10 seconds, stays at steady speed for 20 seconds, and then brakes to a stop in 3 seconds. Sir, accelerates. सर सी। सर सी।
अच्छा सर कैसे? फारूक जी जी कैसे? आंसर है सर। कैसे? सर आपका नाम सर सर फारूक यूके है, देखिए, फारूक है? फर्रुख, रुख रुख। तो मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ ना फारूक। नहीं, Yes. फारूक बोल रहे थे। बताएं। सर देखिए सर, ये वो कार एक्सेलरेट कर रही है 10 सेकंड तक ग्राफ सी में, उसके ठीक बाद है। वो 20 सेकंड तक स्टेडी स्पीड पर है जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उसके नहीं, बाद वो 3 सेकंड तक। क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ इट स्टेज एट अ स्टेडी स्पीड फॉर 20 सेकंड्स। अच्छा गलत हो गया सर। सर मेरे मुताबिक आंसर इज बी। हाँ सर बी होगा ये सही। अब तो बी है, और सारा के मुताबिक पक्का बी है। सर बी है। बी आंसर। ओके, 33 सबसे सेकंड्स का पहले ग्राफ मैंने दिया। बोला। एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड देन डिसेलरेशन फॉर 3 सेकंड्स। जी सर। A vehicle has an acceleration of 5 meters per second. A bicycle. सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज सर एक्सेलरेशन फार्मूला Final velocity minus initial velocity upon time. यस। सर डी आंसर लग रहा है, डी। क्यों डी क्यों लग रहा है? सर सही है आयान का डी है। सर देखिए सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ना सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल 50 अपॉन 10 हो जाएगा। 50 अपॉन 10 0 0 कट जाएगा। 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 5 मीटर पर सेकंड। The answer is सर a motorbike on its speed changes from rush to 550 मीटर पर आवर। सही आसान है इसका, वो होगा बी। क्यों बी क्यों होगा? What is the direction of the resultant force acting on the car? सर आपने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में चल रहा होता है तो फिर उसकी हमेशा सेंटर की तरफ वो होती है रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर होगी इसमें? सर एक्सेलरेशन विल बी। सर ये वाले सवाल मुझसे गलतियां हो रही हैं सर, आप समझ रहे हैं? मैं भी तो पूछ रहा हूँ। सर इसकी एक्सेलरेशन जहाँ तक मुझे लग रहा है डी की तरफ होगी, लेकिन सर देखो ये मामा ने यार, मुझे पता नहीं कुछ कराया था कि एक्सेलरेशन डी की तरफ होगी। जी सर, जी सर। रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, हमेशा याद रखना। क्या बोला? Resultant force and acceleration always act in the same direction. तो आंसर क्या है एक्सेलरेशन के लिए? सर बी। बी। वेलोसिटी कहाँ होती है? वेलोसिटी वेलोसिटी डी पर होगी। टेंजेंट टू सर्किल होगी, डी। परपेंडिकुलर टू द Force. force. Yes. ठीक है जी। Okay sir, I understand. तो अभी फिलहाल आंसर है बी आंसर है। जी सर। सर बाकी सब चुप हो गए। वो सर एक में पीछे करें सर, स्क्रीनशॉट ले लूं। बाकी सर लोग बी पे मार्क कर दे। सिर्फ सारा ने कंपटीशन दिया हुआ है थोड़ा सा। सर एक मिनट सर, बी पे मार्क कर दें सर आंसर। और सर ये बाकी सारे लोग सर, वो शहद अंकल और ये थैंक यू सर। दीना बाजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे बस बस, हो गया हो गया हो गया। सर क्लास ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं बोले, शुरू से कुछ नहीं बोले। Student collects stones and finds which apparatus is needed to find the mass and the सर आसान, top and balance and measuring cylinder and water। C। सर वॉल्यूम हम लोग डिस्प्लेसमेंट के जरिए मेजर करेंगे और हाँ, मास और सर हम मास लोग। के लिए टॉप पेन बैलेंस। सही। जी सर। आंसर क्या है फिर इसका? सी। सर अब आप ना अगली क्लास में ना ये सर जो लोग नहीं आए ना और जो कुछ बोल नहीं रहे उन्हीं से पूछेगा सारे सवाल। ठीक है, डन। A uniform beam is balanced at its midpoint. An object is placed on the beam as shown. 30 centimeters. Sir, moment is equal to what force will F into D. rebalance beam? Sir, आसान है, F1 D1 is equal to F2 D2. करें F1 D1 F2 D2।
2 d1 1800. सर मोमेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, लेकिन यहाँ न्यूटन सेंटीमीटर होगा। ठीक है सर। सर इसका बी तो नहीं है? बी 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 जी सर बी होगा। बी क्यों होगा? सर देखें हमने अच्छा, एक मिनट F1 पहले बताओ, is एक equal to जी सर ए क्यों नहीं है? ए के लिए क्यों नहीं होगा? हम्म, सर क्योंकि उसके अंदर 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स हैं। तो सर जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, वी नीड देम टू मूव क्लॉकवाइज। अच्छा तो नहीं 16 सर ये नहीं है, मैं बताऊं? यस। अच्छा सर लेफ्ट ऑफ द सर मिड पॉइंट ए और बी है ना सर, यही होगा ना? मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। और सर ये कंफ्यूजन हो गया। सर सॉरी साराबाजी को मैंने इंटरप्ट कर दिया। साराबाजी आप बोलें। सॉरी। सारा जी सर। बोले आप क्या बोल- सर मैं ये बोल रही थी कि ए और बी दोनों में 30 अपवर्ड ही है, लेकिन अगर 60 लेफ्ट की तरफ जाएगा तो रीबैलेंस कैसे होगा? उसको राइट की तरफ जाने के लिए उसको रीबैलेंस करना है ना, तो रीबैलेंस मोमेंट हो तो राइट, जाएगा। मोमेंट्स राइट लेफ्ट की कहानी होती है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कहानी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप राइट लेफ्ट ना देखें, आप देखें कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताएं सर 60 और 30 सर आप सही कह रहे हैं, आंसर विल बी ए। क्यों? सर देखिए 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है सर। देखिए अब ये आंसर इसीलिए है क्योंकि सर पहली बार 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स और 60 सेंटीमीटर, तो फिर सर हमने डिस्टेंस जब डबल कर दिया तो फिर फोर्स इक्वल हो गई। दोनों 60 सर दोनों के दोनों 1800 न्यूटन मीटर होंगे, न्यूटन सेंटीमीटर होंगे। समझ आएगा? और सर वो ऊपर जा रही होगी, वो वाली नीचे आ रही होगी, वो एक दूसरे को। सर अब मैं ये अल्फाज जो बोल रहा सारा हूँ। मुझे बताओ, सारा मुझे बताओ, ये जी क्वेश्चन में 60 न्यूटन 30 सेंटीमीटर गिवन है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है। ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ। पिवट देख रही हो? पिवट, जी इस पिवट पर एक फिंगर रखो जी और दूसरे फिंगर से 60 न्यूटन पे फोर्स लगाओ, तो ये किस तरफ रोटेशन होगी? एंटी फिंगर क्लॉकवाइज इज फिक्स, ऊपर की। एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, घड़ी घड़ी के हिसाब से सोचो, ये रोटेशन होगी जी ऐसे। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है, हमें मोमेंट चाहिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जी है, हमें जो मोमेंट चाहिए वो क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है वो आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है एक फोर्स लग रही है 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द, लेफ्ट तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो हमें तो क्लॉकवाइज ही तो चाहिए, जी तो आंसर क्या होगा? ए। यस। और जो बी लिखा हुआ है वो दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही प्रोड्यूस करवा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है सर राइट साइड से अपवर्ड्स। राइट साइड से अपवर्ड्स का मतलब ये रहा, देखो राइट साइड से अपवर्ड्स, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे तो बैलेंस कहां से होगा? ये समझ आ गया? जी ओके, यहीं तक रखते हैं आप। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपने किए ही नहीं है, ये भी आपने टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का क्वेश्चंस किए हुए हैं। याद है आपने लास्ट क्लास में हमने टर्निंग सर इफेक्ट्स कल ही किए हमने। यस, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा और किया। नेक्स्ट क्लास में मतलब हम फिर मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे फिर कभी, और उसमें जब तक जितने क्वेश्चंस किए होंगे, जितने टॉपिक्स का हम उनमें सबको इंक्लूड करेंगे। जी सर। ओके ठीक है, सर। ओके। अल्लाह हाफिज़।
हाफिज सर।